Hello, a great welcome and a lovely morning from here in Delhi. Hope each one of you are absolutely fine. So, in this particular session, we are going to take up a very interesting topic, hire purchase transactions. तो हायर परचेज ट्रांजेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और हायर परचेज ट्रांजेक्शन का जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है. हायर परचेज. अब हायर परचेज का टॉपिक, पहले तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, हायर परचेज ट्रांजैक्शंस. हायर परचेज ट्रांजैक्शंस. इससे पहले कि मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बताऊं, पहले जरा हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसका एस्पेक्ट देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसके आगे की चर्चा करेंगे. करेक्ट. इसका पहले कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैंने कहा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमने देखा, उसके आगे फिर हम चर्चा करते हैं. लिखना शुरू करें मेरे साथ. हायर परचेज ट्रांजेक्शन. Accounting for hire purchase transaction. Accounting for hire purchase transactions. Accounting for hire purchase transactions is governed by हायर परचेज एक्ट ऑफ 1972. पहला पॉइंट तो ये मालूम होना चाहिए कि जितनी भी हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स हैं तो उनकी जो अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स हैं वो गवर्न होते हैं हायर परचेज एक्ट 1972 से. करेक्ट. इज गवर्न बाय हायर परचेज एक्ट ऑफ 1972. हायर परचेज एक्ट of 1972. Full stop. Next paragraph. Under the concept of hire purchase, under the concept of hire purchase, transaction comma owner of the asset, owner of the asset owner of the asset allows the buyer to take possession of the goods, to take possession of assets, to take possession of asset against some initial payment, against some initial payment, against some initial payment, against some initial payment and
बैलेंस अमाउंट and balance amount is paid in mutually agreed, mutually का मतलब होता है आपस में, in mutually agreed installments, mutually agreed installments, mutually agreed installments. इससे पहले कि मैं कुछ समझाऊं, अभी मैं बताता हूं, पहले आप जरा लिखें, only after receipt of, only after receipt of final installment ownership is transferred, ownership is transferred, ownership is transferred. Ownership is transferred. तो हायर परचेज ट्रांजैक्शंस क्या हैं? जैसा कि आपने देखा, हायर परचेज ट्रांजैक्शन के तहत जो ओनर है एसेट का, जो ओनर है एसेट का, वो अपना एसेट बायर को दे देता है। मैंने कोई चीज़ हायर परचेज पे खरीदी, मान लेते हैं कि हायर परचेज प्राइस जो है 10 लाख रुपए का है, उस एसेट का हायर परचेज प्राइस 10 लाख का है, करेक्ट। जिस दिन मैंने सामान ओनर से खरीदा, मैं बायर हूँ, जिस दिन मैंने ओनर से सामान खरीदा, मैं ओनर को कुछ इनिशियल अमाउंट दूंगा। इनिशियल अमाउंट को हम अभी देखेंगे कि डाउन पेमेंट भी कहते हैं, इसको डाउन पेमेंट या इसको साइनिंग अमाउंट भी कहते हैं, साइनिंग अमाउंट, या इसको डील अमाउंट भी कहते हैं। तो शुरुआत में मैं ओनर को कुछ अमाउंट दे दूंगा, लेट अस से मैंने ओनर को 1 लाख रुपए दे दिए। अब ओनर को इनिशियल अमाउंट मैंने दिया, तो ओनर ने एसेट का पोजेशन मुझे दिया, ओनरशिप नहीं दी है, पोजेशन दिया है। इज इट क्लियर टू यू? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज ट्रांजेक्शन एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हालांकि बहुत से लोग हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम को बिल्कुल सेम मानते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने किसी दुकान से कोई मोबाइल खरीदा, दुकानदार को मैंने इनिशियल पेमेंट 10,000 की दी, मान लेते हैं मोबाइल 50,000 रुपए का है। जैसी मैं इनिशियल पेमेंट दूंगा तो ना सिर्फ पोजेशन मेरे पास आ जाएगा, बल्कि ओनरशिप भी मेरे पास आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं। आई विल बिकम द लीगल ओनर ऑफ द व्हाट वी कॉल मोबाइल फोन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इंस्टॉलमेंट में और हायर परचेज सिस्टम में हल्का सा फर्क होता है। तो हायर परचेज ट्रांजेक्शन के तहत मैंने उसको कुछ शुरुआत में अमाउंट पे कर दिया। अब जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस जो अमाउंट है वो हम कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, जो कि हम आपस में मिल करके तय करेंगे कि कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट है। तो ये हायर परचेज ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है। और जब मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट ओनर को दे दूंगा तो तभी लीगल ओनरशिप एसेट की मेरे पास आएगी। इज इट क्लियर टू यू? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं किसी इंस्टॉलमेंट को देने में डिफॉल्ट करता हूं, अगर मैं किसी इंस्टॉलमेंट को देने में डिफॉल्ट करूंगा, तो ओनर के पास ये राइट है हायर परचेज एक्ट 1972 के तहत कि वो उसने जो एसेट मुझे दिया है उसको रीपोजेस कर सकता है, वापस ले सकता है। जबकि इंस्टॉलमेंट में बेचा हुआ एसेट वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफर हो चुकी है। अगर मैं कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देता हूं तो ओनर के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपना बेचा हुआ एसेट मुझसे ले सकता है, लेकिन वो मेरे खिलाफ लीगल केस कर सकता है मुझसे पैसे रिकवर करने के लिए। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। इज इट क्लियर टू यू? दूसरा पॉइंट, वैसे तो अकाउंट्स में, जैसे अब मैंने ये एसेट ले लिया, हायर परचेज पर मैंने एसेट ले लिया। अब जब मैं हायर परचेज पर कोई एसेट खरीदता हूं, तो क्या मैं उसे अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं या नहीं दिखा सकता? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब तक हम किसी एसेट के ओनर नहीं होंगे,
लीगल ओनर नहीं होंगे तब तक हम उसको टेक्निकली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है, कभी भी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और एक्ट में क्लैशिंग हो जाए, कुछ डिस्प्यूट हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड तो कहता है कि जब तक आप एसेट के ओनर नहीं हो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। लेकिन एक्ट, हायर परचेज एक्ट क्या कहता है? हायर, पहले तो कभी भी जब झगड़ा हो जाएगा एक्ट में और इसमें किसी गाइडलाइन को देकर के, तो हमेशा एक्ट सुपरसीड करता है स्टैंडर्ड को। यानी कि फिर हम एक्ट की बात को ज्यादा अहमियत देंगे, स्टैंडर्ड की बात को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। तो समझना क्या है कि हायर परचेज एक्ट क्या कहता है, भले ही हमने एसेट की लीगल ओनरशिप हासिल नहीं करी है इनिशियल पेमेंट देने के बाद, लेकिन हकीकत में उसके ओनर तो हम ही हैं, क्योंकि हम ही उस एसेट को यूज कर रहे हैं। और तुमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा है कि नहीं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब है कि अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, हम एक्रूवल सिस्टम का ख्याल करते हैं, कंसिस्टेंसी का ख्याल करते हैं, मटेरियल आइटम्स का ख्याल करते हैं, इसी तरह से हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म का भी ख्याल करते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है, लीगल फॉर्म तो ये कहती है कि मैं एसेट का ओनर नहीं हूं, लेकिन सब्सटेंस यानी कि रियलिटी क्या है कि एसेट को मैं ही यूज कर रहा हूं। बात समझ में आई? तो सब्सटेंस के आधार पर कहा जा सकता है कि एसेट का एक तरीके से ओनर मैं हूं, इसलिए हायर परचेज सिस्टम पे खरीदे गए एसेट को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई? तो हायर परचेज सिस्टम में और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पहले तो फर्क होता है। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आप जैसे ही डाउन पेमेंट देंगे आप उसके ओनर बन जाएंगे। बेचा हुआ एसेट ओनर वापस नहीं ले सकता, लेकिन आपके खिलाफ लीगल केस कर सकता है, पैसे की रिकवरी कर सकता है, एसेट की रिकवरी नहीं कर सकता। जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में वो एसेट की रिकवरी कर सकता है, बशर्ते अगर आप किसी इंस्टॉलमेंट पर डिफॉल्ट करते हैं। तो ये पहले तो मैंने यही चीज लिखाई जो मैंने अभी बताई है। मैंने बताया अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज ट्रांजेक्शन, ओनर ऑफ द एसेट allows the buyer to take possession of the asset against some initial payment and balance amount will be paid by the buyer through some installment। और मैंने ये भी बता ही दिया है कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा तभी लीगल ओनरशिप जो है बायर के पास पहुंचेगी। आगे हमने लिखा ओनर ऑफ द एसेट, ओनर ऑफ द एसेट, ओनर of the asset, owner of the asset is known as ओनर ऑफ द एसेट जो है उसको हम हायर वेंडर भी कहते हैं। अकाउंट्स में जो सामान बेचने वाला होता है उसको वेंडर कहा जाता है। तो इसने हायर पर यानी कि हायर परचेज सिस्टम पे सामान बेचा, ओनर को हायर वेंडर भी कहते हैं या सेलर भी कहते हैं, हायर सेलर। बायर ऑफ द एसेट, बायर ऑफ द एसेट, बायर ऑफ द एसेट is known as, जो बायर ऑफ द एसेट है उसको हम हायर परचेजर कहेंगे, हायर परचेजर, नोन एज हायर परचेजर, उसको हायर परचेजर और हायरर कहा जाता है, HIRER, हायरर। उसने एक तरीके से किराए पर यह चीज ली है, कहने के लिए हम कह सकते हैं। इनिशियल पेमेंट, जो हम शुरुआत में कुछ पेमेंट देते हैं, इनिशियल पेमेंट, इनिशियल पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज, इनिशियल पेमेंट को हम इन नामों से भी जानते हैं, इज नोन एज, जैसा कि मैंने अभी बताया,
डाउन पेमेंट, उसको हम डाउन पेमेंट भी कहते हैं। और डील अमाउंट भी कहते हैं, साइनिंग अमाउंट भी कहते हैं, साइनिंग अमाउंट। तो इतने नामों से जो शुरुआत में हम पेमेंट देते हैं उसको जाना जा सकता है। डाउन पेमेंट, अधिकतर हम वर्ड डाउन पेमेंट का यूज करेंगे। डील अमाउंट या साइनिंग अमाउंट भी उसको कहा जाता है। एज पर हायर परचेज एक्ट, एज पर हायर परचेज एक्ट of 1972, a hire purchase agreement, a hire purchase agreement must contain A, higher purchase price, B, cash price, C, rate of interest charged by vendor, charged by vendor, D, number of installments, E, amount of each installment, amount of each installment, amount of each installment, F, any other mutually agreed term, any other mutually agreed term, any other mutually agreed term। तो हायर परचेज एक्ट 1972 के मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति हायर परचेज सिस्टम पे सामान खरीदता है तो हायर परचेज एग्रीमेंट, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है ऐसी हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। तो हायर परचेज एग्रीमेंट में इन तमाम चीज़ों का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है कि क्या हायर परचेज प्राइस है, क्या कैश प्राइस है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या इंस्टॉलमेंट है, कितनी इंस्टॉलमेंट है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी मेंशन होना जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, एज पर हायर परचेज एक्ट, एज पर हायर परचेज एक्ट, कॉमा, if and when buyer commits, if and when buyer commits default on payment of installment, on payment of installment, on payment of installment, then seller has the right, seller has the right
to repossess the same, to repossess the same. तो अगर बायर किसी इंस्टॉलमेंट को देने में डिफॉल्ट करता है तो राइट है कि हम बेचा हुआ एसेट वापस ले सकते हैं। कीपिंग substance over form, keeping substance over form, substance का मतलब रियलिटी, कीपिंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फॉर्म का मतलब लीगैलिटी, उसका जो लीगल स्वरूप है। कीपिंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी को फॉर्म से ऊपर रखते हुए, कीपिंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एसेट्स एक्वायर्ड, एसेट्स एक्वायर्ड on hire purchase system, assets acquired on hire purchase system should be presented as, should be presented as assets, as assets for the buying entity, as assets for, या इसको ऐसे लिखो, as assets in the financial statements of the buyer, in the financial statements of the buyer। तो खरीदने वाला अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हायर परचेज सिस्टम पे खरीदे गए एसेट्स को भी रिफ्लेक्ट करेगा, करेक्ट। अब ये स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए सॉरी स्टैंडर्ड मैंने कहा, मेरा कहने का मतलब ये चैप्टर तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है शुरू में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से मेरी बात को सुने और उसके बाद हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, जब मैं लिखने के लिए बोलूँगा तो तभी, जरा मैं देखूँ इधर की तरफ थोड़ा सा, तो जो अगला पॉइंट है ये एक बेस है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, इसलिए ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह समझनी होगी। खास तौर से ये जो चैप्टर है वो बेसिकली टर्मिनोलॉजी पर टिका हुआ है, तो आपकी जो टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं हायर परचेज प्राइस क्या है, कैश प्राइस क्या है, और ये सब बातें जो हमने हायर परचेज एग्रीमेंट में लिखी है। मान लेते हैं कि कोई सेलर है, करेक्ट, कोई सेलर है, उसका एक बहुत बड़ा शोरूम है मशीनरीज का, अब ये जो सेलर है जो ये मशीनरी बेचता है, करेक्ट, हम मान के चल रहे हैं कि ये सेलर मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन की है खुद ही करता है। ये सेलर मशीन के पार्ट्स वगैरह को असेंबल कर करके मशीन को खुद ही, मैंने कहा, मैन्युफैक्चर करता है, प्रिपेयर करता है, बनाता है और फिर अपने शोरूम में लगा करके उन मशीनों को आगे बेचता है, करेक्ट। मान लेते हैं कि एक मशीन की जो कॉस्ट इसको आ रही है, सिंप्लिसिटी के लिए 10 लाख रुपए की कॉस्ट इसकी आती है, एक मशीनरी को बनाने की कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए की आती है। अब मुझे बताओ क्या ये आदमी
जब अपने शोरूम में इस मशीनरी को रखेगा बेचने के लिए, तो क्या 10 लाख पे रखेगा या ज़्यादा पे रखेगा? ज़्यादा पे रखेगा, क्योंकि कॉस्ट पे बेचेगा तो उसको कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है मशीनरी जब इसने अपनी शोरूम में रखी, ये शोरूम है करेक्ट, अब शोरूम के अंदर उसने इस मशीनरी को रखा और इस मशीनरी का प्राइस मान लेते हैं उसने 12 लाख रुपए रख दिया। 12 लाख कि भाई आपको ये मशीनरी खरीदनी है तो 12 लाख रुपए दो। समझ में आया कि नहीं? अब मैं ये मशीनरी खरीदने के लिए इसके शोरूम में पहुंचा, मैंने कहा भाई मुझे ये मशीनरी चाहिए, तो कितने रुपए की मशीनरी है? अब उसका जो सेल्समैन था वो बड़ा यंग तो था लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट था। जैसे ही मैंने उससे पूछा इस मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे को ध्यान से देखा और देखने के बाद कहा कॉस्ट तो 12 लाख की है लेकिन आप घबराएं मत। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसने कहा कॉस्ट तो 12 लाख की है। मैंने तो उससे प्राइस पूछा था, मुझे देख के वो समझ गया कि 12 लाख तो ये दे नहीं सकता इमीडिएटली। तो उसने कहा कि 12 लाख रुपए की प्राइस है, अगर आप लम सम में पेमेंट हमें दे देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप हमें मान लेते हैं अभी 3 लाख रुपए दे दो। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप हमें 3 लाख रुपए अभी दे दो। इज इट क्लियर टू यू? और उसके अलावा आप हमें 3 लाख अभी दे दो और उसके अलावा 1 2 3 4 लाख रुपए की 4 लाख 4 लाख 4 लाख और 3 बारी में आप हमें 4 लाख 4 लाख 4 लाख और पे करो। मैंने कहा कितने टाइम में 4 4 4 पे करनी है? उसने कहा भाई एनुअल इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, हर साल आप हमें 4 लाख 4 लाख 4 लाख और दे दो। मैंने कहा मुझे ये ऑप्शन ठीक जच रहा है, आप मुझे दे दो। कहा टोटल इसको भी तो मिलाओगे, 3 लाख भी तो दिया है उसने। अब पहले ध्यान दें, अब पहले मेरा पॉइंट समझे। दुकान में उसने जो प्राइस रखा हुआ है मशीनरी का, याद रखें हम सेलर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इस चैप्टर को समझने में मेन समस्या क्या है, बच्चों को टर्मिनोलॉजी नहीं आ पाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अच्छी तरह समझ लें। दुकान में इसने जो प्राइस टांगा हुआ है इस मशीनरी का, दिस इज नोन एज कैश प्राइस। पहले तो कैश प्राइस को बहुत से बच्चे कॉस्ट प्राइस से कंफ्यूज करते हैं। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि कैश प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आई? कैश प्राइस का मतलब है प्राइस विच द बायर विल हैव टू पे इन लमसम, जो कि वो लमसम में पे करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कैश प्राइस में भी कुछ प्रॉफिट एलिमेंट होता है। ये कहा जा सकता है कि कैश प्राइस के अंदर, इसका मतलब मैं कैश प्राइस को तोड़ के लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन मैंने जिस ऑप्शन के तहत खरीदा, मैंने इस ऑप्शन के तहत ये मशीनरी खरीदी। अब इस ऑप्शन के तहत तुमने देखा कि मैं शुरुआत में पेमेंट कर रहा हूं। जिस दिन हम पेमेंट करते हैं, मैं बोल ही चुका हूं, उसको डाउन पेमेंट कहते हैं, साइनिंग एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो मैंने 3 लाख रुपए मशीनरी खरीदते वक्त उसको दे दिए और अब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में 4 लाख उसको दूंगा, फिर सेकेंड ईयर के एंड में 4 लाख दूंगा और थर्ड ईयर के एंड में 4 लाख दूंगा। ये जो प्राइसिंग है, अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये कितना आ गया? 15 लाख आ गया। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन में मैं उसको पहले से ज्यादा प्राइस दे रहा हूं। तो 1 मिनट के लिए हमें लग सकता है कि हम ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, ये तो नुकसानदेह चीज है। तो हमें यह भी समझना होगा कि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें वो हमें कुछ वक्त की मोहलत भी दे रहा है। हमें 3 साल का लंबा और तवील अरसा वो दे रहा है पेमेंट करने के लिए। इजंट इट और नॉट? तो
इस हिसाब से देखा जाए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन अब जो मेरा पॉइंट है उसको ध्यान में रखें। इस कॉन्सेप्ट के तहत, जरा मैं इसको मिटा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर वो मशीनरी बेचता है, ये तो कैश प्राइस कॉन्सेप्ट है, अब हायर परचेज प्राइस, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस तुमने देखा जो टोटल आई थी वो कितनी आई थी? 15 लाख की आई थी। चलो शॉर्ट में ही लिख देते हैं, 15 लाख रुपए की आई थी। अगर मैं हायर परचेज प्राइस को ओपन करूं तो बताओ जरा, हायर परचेज प्राइस में क्या क्या चीजें सामने आ जाएंगी? एक तो आ जाएगा कैश प्राइस, अरे आएगा कि नहीं, और प्लस चलो पहले मैं इजी कर देता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये कैश प्राइस बन गई। भाई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या है? ये कैश प्राइस ही तो है। और प्लस एक्स्ट्रा, चलो तुमने अच्छा वर्ड दे दिया, मुझे समझाने में आसानी हो जाएगी। प्लस मैं कुछ उसको एक्स्ट्रा दूंगा, समझ में आया? मैं 15 लाख रुपए उसको दे रहा हूं, करेक्ट? 10 लाख रुपए की कॉस्ट है। हायर परचेज प्राइस में बताओ प्रॉफिट कितना है? हायर परचेज प्राइस 15 लाख की है, बताओ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 2 लाख का ही है, एक्स्ट्रा 3 लाख, ये क्या मतलब है? हायर परचेज प्राइस अगर 15 लाख की है, कॉस्ट 10 लाख की है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ ये बताओ मुझे बस। ठीक है, और बाकी 3 लाख। वेरी गुड, ये पॉइंट मैं तुम्हारे दिमाग में लाना चाह रहा था। ये हमें कभी भी नहीं कहना है कि प्रॉफिट 5 लाख का है, करेक्ट? क्योंकि ये तो कैश प्राइस है, तो 10 + 2 तो प्रॉफिट ही है। क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, हम सेलर बायर से जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो वक्त की मोहलत ले रहा है, वो हमसे कुछ वक्त की फैसिलिटी ले रहा है। और अकाउंट्स में वक्त की फैसिलिटी के अगेंस्ट जो चार्ज करा जाता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। वेरी गुड, तो ये इंटरेस्ट है। इसका मतलब नो डाउट कि इंटरेस्ट भी उसका प्रॉफिट ही है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है, लेकिन उसको कहना आना चाहिए। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसका मतलब हायर परचेज प्राइस के अंदर हम कह सकते हैं कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होता है, या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट होता है, बायर के पॉइंट ऑफ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखें, अभी हम जो कुछ भी देख रहे हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि जितनी भी टर्म्स बनी है ये सेलर के एंगल से ही बनी है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हमें जब अकाउंटिंग करनी होती है तो टर्म्स तो सेलर वाली ही लिखनी पड़ती है, लेकिन सोचना बायर के एंगल से पड़ता है। समस्या बस ये है, तो एक बार उस पर कंट्रोल आना जरूरी है। तो पहले तो ये चीज क्लियर तुम्हारी हो जानी चाहिए। अब हम थोड़ा बायर के एंगल से पहुंचते हैं। तो अब तुम्हें कैश प्राइस का मतलब पता लग गया, कॉस्ट प्राइस का मतलब पता लग गया, हायर परचेज प्राइस का मतलब पता लग गया, करेक्ट? अब जरा इधर आ जाओ बायर के एंगल से। मान लेते हैं कि बायर ने हायर परचेज प्राइस सिस्टम पर ये एसेट खरीद लिया। अगर बायर इस सिस्टम पे खरीदता तो बायर अपनी जेब से कितने पैसे देता तुम लोगों को? अगर तुम सेलर हो तो, मैं बायर बन जाता हूं, हाँ, मैं तुम्हें कितना प्राइस देता? या चलो ऐसे करो, मैं सेलर हूं, तुम बायर हो, तुमने ये सामान मुझसे खरीदा, अगर कैश प्राइस पे खरीदा तो तुम्हारी जेब से कितने गए? वो तुम्हारे लिए क्या है? कॉस्ट है। प्राइस को हासिल करने के लिए तुम्हारी जेब से जो बाहर जा रहा है वो कॉस्ट है, तुम लोगों के एंगल से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब जो सेलर के लिए कैश प्राइस होती है वो बायर के लिए कॉस्ट प्राइस होती है। अगर मैं लमसम दे देता तो मुझे 12 लाख रुपए देने पड़ते, दिस वुड हैव बीन माय कॉस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खरीदा मैंने हायर परचेज सिस्टम पे, तो इसका मतलब हायर परचेज सिस्टम पे जब मैं खरीद रहा हूं तो मैं दे तो अब की बार 15 लाख रुपए रहा, लेकिन यहां तुम्हें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा।
यहां तुम 15 लाख किस किस के लिए दे रहे हो? भाई एसेट के लिए दे रहे हो और टाइम फैसिलिटी के लिए दे रहे हो। जो तुम एसेट के लिए दे रहे हो उसकी कॉस्ट तो पड़ रही है 12 लाख, और जो तुम टाइम के लिए पेमेंट दे रहे हो उसका खर्चा तुम्हारा पड़ रहा है 3 लाख का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नो डाउट तुम्हारी जेब से 15 लाख रुपए बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें यह समझना होगा तुम्हारे लिए एसेट की कॉस्ट जो है वो 12 लाख रुपए की पड़ रही है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये मैं पॉइंट क्यों बता रहा हूं, ताकि बाद में जब मैं अकाउंटिंग तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि सारी अकाउंटिंग बायर की बुक्स में ही है, सेलर की बुक्स में तो अकाउंटिंग नाम मात्र की है, सारी अकाउंटिंग बायर की बुक्स में। अब किताबें हमें बता देती है कि बायर की बुक्स में एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, किताबें तो यही बोलती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पीपीवी भी यही कहता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको कि पहले अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट कहते थे, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 के हिसाब से एसेट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। अब बच्चों की समझ में नहीं आता था। क्यों समझ में नहीं आता था? क्योंकि अगर इस एसेट की कॉस्ट जो है वो 12 लाख है तो बच्चा सोचता था ये तो कैश प्राइस है, और स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करना है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो ये कैश प्राइस है वो बायर के लिए कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई? तो हम कोई स्टैंडर्ड वायलेट नहीं कर रहे। तो ये चीजें तुम्हारी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए शुरू में। तो ये अगर तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि कैश प्राइस जो होती है सेलर के एंगल से, कैश प्राइस के अंदर दो हिस्से होते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक तो हमने ये सीखा, दूसरा हमने ये देखा कि जो हायर परचेज प्राइस होती है उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं बेसिकली। एक तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो कि बेसिकली क्या है, कैश प्राइस है, और इसमें हम बायर को कुछ टाइम फैसिलिटी देते हैं, उसके खिलाफ कुछ हम चार्ज करते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट भी प्ले में आ जाता है। सेलर के एंगल से इन दोनों चीजों का पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, करेक्ट? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब मैंने कहा हम लिखेंगे हमेशा कैश प्राइस हायर परचेज प्राइस ही, जो टर्मिनोलॉजी है वो तो सेलर के एंगल्स की ही लिखनी है, लेकिन अकाउंटिंग जो सोच के करनी है ये समझ करके कि तुम बायर हो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट बेसिकली क्या है, कैश प्राइस है। बायर के एंगल से कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि अब बायर जब भी सामान खरीदेगा हायर परचेज सिस्टम पे ही खरीदेगा, तो हायर परचेज प्राइस का मतलब बायर के एंगल से कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई हायर परचेज प्राइस पे मैंने सामान खरीदा 15 लाख का, तो कॉस्ट तो मेरी एसेट यानी कि कैश प्राइस की जो थी वही मेरी कॉस्ट बनेगी 12 लाख, और 3 लाख रुपए मेरे इंटरेस्ट के बनेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जस्ट मैं समझा भी देता हूं इमेजिनरी फिगर से। 10 लाख कॉस्ट है, ये 2 लाख है। 10 लाख कॉस्ट है, 2 लाख प्रॉफिट है, और 3 लाख का इंटरेस्ट है। तो कैश प्राइस बिकॉज 12 लाख है, तो ये बायर के लिए, परचेजर के लिए कॉस्ट प्राइस है। हायर परचेज प्राइस 15 लाख है, तो बायर के एंगल से, बायर जो हायर परचेज प्राइस पे सामान खरीद रहा है, एसेट के लिए वो 12 लाख दे रहा है, और 3 लाख रुपए वो इंटरेस्ट के लिए पे कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू? अब इसमें
अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का जहां तक सवाल है, हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, अब जहां तक अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का सवाल है, एक तो आपको करना होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि हर बारी जो तुम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तुमने कोई एसेट, तुम बायर हो, तुमने कोई एसेट खरीदा है, जब भी तुम इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो उसके अंदर कितना इंटरेस्ट पे करोगे, ये तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो तुम अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो इसलिए ये टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद फिर हम देखेंगे फुल रीपोजीशन। फुल रीपोजीशन के क्वेश्चंस देखेंगे। फुल रीपोजीशन, फुल रीपोजीशन का मतलब, अब रीपोजीशन का मतलब तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि अगर बायर कोई डिफॉल्ट करता है इंस्टॉलमेंट को देने में, तो हमें राइट है, सेलर को राइट है कि हम बेचा हुआ एसेट वापस ले सकते हैं। सपोज मैंने उसको 4 आइटम बेचे या 4 ट्रक बेचे थे हायर परचेज पर, 1 2 3 4, करेक्ट। अब बायर ने डाउन पेमेंट पे करी। डाउन उसी दिन जो पेमेंट होती है, तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, उसको टाइम जीरो पेमेंट कहते हैं, यानी कि जीरो पीरियड पेमेंट कहते हैं। अगर मैं तुमको आज कोई चीज तुमसे लूं और उसी दिन पे कर दूं, तो एक बिजनेस की एक लैंग्वेज है जिसमें हम कहते हैं जीरो पीरियड में ये पेमेंट हो गई, उसी वक्त हो गई। तो एक तो उसने डाउन पेमेंट मान लो पे कर दी है, उसने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, और लेट अस से तीसरी इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करी। तो सेलर को राइट है कि बायर से वो अपने बेचे हुए सारे ट्रक वापस ले सकता है। और अगर मैं सारे ट्रक वापस ले लूं, 1 2 3 4 ट्रक मैंने बेचे, मैंने चारों ट्रक वापस ले लिया आपके डिफॉल्ट होने पर, तो ये तो होगा फुल रीपोजीशन। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट करी और मैं 4 में से एक ही ट्रक वापस लेता, या 2 ट्रक लेता, या 3 ट्रक लेता, लेकिन चारों ट्रक वापस नहीं लेता, समझ में आया? यानी कि सारा बेचा हुआ सामान वापस नहीं लेता, तो तब वो कहलाता पार्शियल रीपोजीशन। पार्शियल रीपोजीशन, पार्शियल रीपोजीशन। फिर उसके अलावा इसमें एक टॉपिक होता है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, हायर परचेज डेटर सिस्टम, हायर परचेज डेटर सिस्टम। और एक और टॉपिक होता है व्हेन goods are sold on cash as well as higher purchase price system। अच्छी बात, इसीलिए हमारे नोट्स में आज तुम देख रहे हो कम से कम 70-80 क्वेश्चन होंगे, 70 या 80 क्वेश्चन। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें टॉपिक कौन से करने हैं, केवल ये 3 टॉपिक करने हैं। अब तुम्हें ये 4 टॉपिक नहीं करने हैं। वो इसलिए नहीं करने क्योंकि पिछले 3 सालों से ये टॉपिक आईसीआई ने डिलीट कर दिए। इज इट क्लियर टू यू? क्यों डिलीट कर दिए? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 19 अभी रिवाइज्ड फॉर्म में आया नहीं है, क्योंकि इनकी बातों में और उनकी बातों में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। तो ये वजह है कि इनको अभी डिलीशन में रखा गया है। तो आपके लिए अच्छी चीज है। इसका मतलब है कि आपको बुक्स के करीब 40 क्वेश्चन तक करने होंगे। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि ये टॉपिक जो कटे, ये बेहद इजी टॉपिक हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक टफ थे, ये इजी थे, स्कोरिंग टॉपिक थे। तो ये लेकिन हट गए। अब अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं। तो अब ये 3 टॉपिक आपके कोर्स का हिस्सा है।
अब सबसे पहले तो हम सीखते हैं इसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक पहले लिया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक समझने के लिए मैंने क्या करा, एक काम करो, अपना सेक्शन 1 निकालो फटाफट, हायर परचेज सिस्टम, और क्वेश्चन नंबर 9 निकालो। निकाल लिया? क्वेश्चन नंबर 8 इनफैक्ट निकालो, मैंने 9 बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन 1 का आखिरी क्वेश्चन जो है, वैसे तो मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात चल रही है, 1.8 इनफैक्ट हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1.8 सेक्शन 1 का 8वां क्वेश्चन। कहता है TQM लिमिटेड परचेस्ड फ्रॉम KLM लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2008 4 मोटर वैन्स। तो KLM याद रखें, इस पूरे चैप्टर में आपने बायर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। बायर कौन है? KLM लिमिटेड। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट, कुछ भी हो सकता है। KLM लिमिटेड ने, कहता है, TQM लिमिटेड से कुछ सामान खरीदा है। तो TQM लिमिटेड सेलर है और ये बायर है, करेक्ट? ये हायर वेंडर है और ये परचेजर है, हायर परचेजर। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? TQM, अच्छा ये किसने बोला? KLM, मैंने ही बोला था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो फिर ऐसा कर देते हैं, नहीं इसी कोई चेंज करता। TQM लिमिटेड ने परचेज करा है, एक्सट्रीमली सॉरी, देखा ही नहीं मैंने, और KLM लिमिटेड ने बेचा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज है कि ये परचेजर है। अब कहता है क्या खरीदा हमने, कहता है 1 अप्रैल 2008 को हमने 4 मोटर वैन खरीदी है, ठीक है। कहता है कैश प्राइस बीइंग 1,64,000। उसने ये नहीं लिखा 1,64,000 ईच, ये नहीं लिखा है, उसने लिखा 1,64,000 में हमने 4 मोटर वैन्स खरीदी है। फर्स्ट अप्रैल 2008 को आपने 4 मोटर वैन्स खरीदी। आप कौन है? बायर है। अब कहता है जो आपने खरीदी उसका कैश प्राइस आपको दिया हुआ है 1,64,000। याद रखें, हमने लिखना कैश प्राइस ही है। मैं बार बार जो कह रहा हूं, टर्म वही लिखनी है जो सेलर वाली है, लेकिन दिमाग में रखना है कि ये बायर के एंगल से कॉस्ट प्राइस है। ये तुम्हें अपने दिमाग के अंदर रखना है, वो लिखना, ये मत लिख देना कॉस्ट प्राइस। ये पॉइंट मैं तुम्हें उस वक्त बता रहा था। 1,64,000 तुमको अपने मन के अंदर ये मान के चलना है कि ये परचेजर के लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन टर्म जो लिखी जाएंगी वो सेलर वाली लिखी जाएंगी क्योंकि वो लीगल टर्म्स हैं, करेक्ट। फिर कहता है हायर परचेज सिस्टम पर हमने खरीदा। अब पेमेंट हम किस तरीके से करेंगे, बताओ जरा, पेमेंट कैसे करेंगे 1,64,000 की? एक तो हम इसी दिन कुछ पेमेंट देंगे, कहता है 50,000 बीइंग पेड एट द टाइम ऑफ डील। तो इसका मतलब 50,000 रुपए तो आपने उसी दिन पे कर दिए। फिर कहता है एंड देयर आफ्टर 50,000 बीइंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च फॉर 3 years। और कहता है उसके बाद हम 50,000 रुपए देंगे। यानी कि मुझे एक बात बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी तारीख को आएगी? 31/3/2008 को आएगी या नहीं आएगी? तो पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000। वो दे ही चुका है भाई, उसने लिखा है ना
कि देयर आफ्टर वो मार्च में यानी कि 31/3/2009, अब ये सेकेंड ईयर का एंड है, तो सेकेंड ईयर के एंड में वो पेमेंट देगा 50,000। कितने बारी देनी है उसने पेमेंट? 3 बारी देनी है। 31/3/2010 को वो तुम्हें 50,000 रुपये और देगा। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैश प्राइस, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो, कैश प्राइस में इधर लिख देता हूँ। 1,64,000 की कैश प्राइस है, जो वो हमें, अब ध्यान से सुने, हम बायर हैं, सॉरी हम सेलर हैं। अब बायर हमें सेलर को जो अमाउंट पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है? टोटल कितना पे कर रहा है? 2 लाख पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो टोटल है डाउन पे, इसको तो मैं कहूंगा डाउन पेमेंट, और ये इंस्टॉलमेंट है, ये 3 इंस्टॉलमेंट है। तो टोटल अमाउंट वो हमें जो पे कर रहा है वो 2 लाख है। ऑफ कोर्स दिस इज हायर परचेज प्राइस, नो डाउट कि हायर परचेज प्राइस अब बताने की जरूरत नहीं कि हमेशा कैश प्राइस से ज्यादा होगी। इज इट क्लियर टू यू? अगर कैश प्राइस, ध्यान से सुने, अगर कैश प्राइस सेलर के एंगल से देखी जाए, सेलर के एंगल से अगर हम देखें तो कैश प्राइस 1,64,000 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हायर परचेज प्राइस 2 लाख है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हायर परचेज प्राइस में से अगर कैश प्राइस हटा दे तो बताओ क्या बच गया? भाई कैश प्राइस के अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी होता है, राइट, और हायर परचेज प्राइस के अंदर कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो कि 36,000 आएगा, तो 36,000 का इंटरेस्ट सेलर हमसे चार्ज कर रहा है, लेकिन ये 3 सालों में हमसे चार्ज कर रहा है। पहले यहां तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को? पक्का नहीं है? अब जब तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई तो कहानी का अगला पार्ट क्या है? अब कहानी का, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, स्क्रीन में भी आना चाहिए ना, और इसको भी हटा देते हैं। अब मुझे करना क्या है? ध्यान से सुनना है, लेकिन पहले ये नहीं कि जम मार देनी है, क्वेश्चन अपने आप निकल आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें शुरू में ही वक्त लगता है, बस 1 या 2 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर ये आराम से फिनिश। तो बेसिक अब मेन सॉल्यूशन ये है, और सॉल्यूशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। जब मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो इसका भी मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसका भी मीनिंग क्या है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में हम कितना ब्याज पे कर रहे हैं, सीधा सा रूल है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप एक तो कॉलम बनाएंगे, डिटेल्स या पर्टिकुलर्स, जो भी लिखना है। अब मेरी आदत डिटेल्स लिखने की है, लेकिन तुम पर्टिकुलर से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद कैश प्राइस, देखो टर्म जो लिखी जाएंगी उनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो टर्मिनोलॉजी जो हायर परचेज एक्ट की है वही लिख रही है। कैश प्राइस, इंटरेस्ट, ग्रॉस इंस्टॉलमेंट, चलो यही लिख लेते, कोई बात नहीं। ग्रॉस इंस्टॉलमेंट, ये ग्रॉस इंस्टॉलमेंट का भी क्या मतलब है मैं अपने आप ही बताऊंगा। ग्रॉस इंस्टॉलमेंट, और फिर मैंने लिखा कैश प्राइस पोर्शन, CPP। ये सब हम क्या कर रहे हैं अभी पता लगेगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये सब काम किसकी बुक्स पे हो रहा है? बायर की बुक्स पे। बायर को पेमेंट्स करनी है। बायर इस बात में इंटरेस्ट रखेगा कि वो
हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट होती है वो कैपिटल नेचर की है, बात समझ में आई, और इंटरेस्ट की पेमेंट रेवेन्यू नेचर की होती है। इसलिए हर चीज का रीजन भी मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एक तो इसमें बस यही प्रॉब्लम है, लाइनें बहुत लगानी पड़ती हैं जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओहो, इंटरेस्ट के लिए थोड़ा कम जगह ना बच जाए। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूँ। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी यही करूँगा ना मैं। यहाँ लिख लेते हैं ग्रॉस इंस्टॉलमेंट, GI शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और CPP कैश प्राइस पोर्शन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ पहले तो कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस कितना है? 50,000। किसने बोला 50,000? 1,64,000 है। इसका मतलब नींद तो नहीं आने लग गई? 1,64,000 1,64,000 कैश प्राइस है, लेकिन तुम हो कौन? अब लिखना तो मुझे कैश प्राइस ही पड़ेगा। मन के अंदर क्या सोचोगे? ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज द कॉस्ट प्राइस। ये बात समझना है। मान लो मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूं और वो चीज है 1,64,000 की। उसके लिए कुछ भी हो, सेलर के लिए कुछ भी हो, वो कैश प्राइस हो क्या हो, मुझे तो अपनी जेब से 1,64,000 दे देना, मेरे लिए ये कॉस्ट प्राइस है। लेकिन मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने क्या करा, मान लेते हैं एक लोन ले लिया। बात समझ में आ रही है? पहले समझने की भी कोशिश करो। मान लो मैं एक लोन ले लूं, पर मैंने कहीं लोन तो नहीं लिया है, लेकिन अगर वो आदमी तुम्हें 3 साल का वक्त दे रहा है पेमेंट करने के लिए, तो तुम मन में ऐसे मान सकते हो कि तुमने इतने का लोन लिया है। लोन 1,64,000 का लिया है या 2 लाख रुपए का लिया है। तुमने एक एसेट खरीदा है, नो डाउट की पेमेंट तुमने 2 लाख रुपए की करनी है। तुम्हारे लिए एसेट का प्राइस 1,64,000 है, और नो डाउट कि 36,000 रुपए आप इंटरेस्ट के पे करेंगे। एसेट के लिए इतना पे करोगे, इंटरेस्ट के लिए इतना पे करोगे। भाई ये पॉइंट में कोई ट्रबल तो नहीं है। अब मैं ये कहता हूं, क्या मैं इसको मन में ऐसे नहीं मान सकता कि भाई मेरे को सेलर ने एक तरीके से उधार दे दिया 1,64,000 का? भाई ये मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? क्यों नहीं मान सकते? जब वो मुझे कह रहा है ये 3 साल में तुम दे देना, तो एक तरीके से उसने मेरे को उधार की फैसिलिटी तो दी है। बात समझ में आई? लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उधार कितने का है? इतने का है या 2 लाख का है? उधार कितने का है बाबा? 164 का है, क्योंकि बाकी तो तुम इंटरेस्ट पे करोगे ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि जो तुम्हारे लिए एसेट की कॉस्ट है, जस्ट मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तुम मन में ये मान सकते हो कि ये एक तरीके का उधार है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी तो तुम उस उधार का इंटरेस्ट, ब्याज पे करोगे। इज इट क्लियर टू यू? अब 1,64,000 की कैश प्राइस है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आराम से एक डेट लिखेंगे 1/4/2008। यही डेट थी ना? इस डेट को आपने एसेट तो खरीदा, लेकिन आपने कितनी पेमेंट करी और क्या पे करा? आपने डाउन पेमेंट पे करी। जब आपने सामान खरीदा तो आपने 50,000 रुपए दे दिए। ध्यान से सुनते रहे, 50,000 रुपए आपने दे दिए, करेक्ट? 1,64,000 प्लस 36, मुझे टोटल 2 लाख रुपए देने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैंने आज ही 50,000 रुपए दे दिए। मैंने तुमसे आज लोन लिया और मैंने आज ही तुम्हें 50,000 दे दिए, तो क्या इस पेमेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट का खर्चा हो सकता है? मैंने तुमसे आज लोन लिया और आज ही पेमेंट कर दी, तो फिर भी इंटरेस्ट मुझे नहीं चाहिए ऐसा लोन। फिर तो पहले बताओ, आज ही मैंने तुमसे पैसे लिए, आज ही तुमने इंटरेस्ट, मतलब ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं?
इसका मतलब जो ये 50,000 रुपए की मैं पेमेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहे, इसके अंदर आप कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे। समझ में आया? नंबर 1। इसका मतलब ये जो पेमेंट है आपकी 50,000, जो मैं ग्रॉस इंस्टॉलमेंट लिख रहा हूं ना, चलो पहले मैं ये बता देता हूं, ये जो आपने पेमेंट करी, ये सारी की सारी पेमेंट आपने किसकी करी? ये कैश प्राइस पोर्शन का भी क्या मतलब है, ध्यान से सुने। कैश प्राइस पोर्शन का मतलब है कि जो पेमेंट का वो हिस्सा, पहले तो ग्रॉस इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है? आपकी टोटल पेमेंट, जो आप टोटल पेमेंट करेंगे। टोटल पेमेंट का मतलब हर बारी जो टोटल पेमेंट करेंगे, जैसे पहले 50,000 पे कर रहे हैं, फिर 50,000 पे कर रहे हैं, फिर 50,000, ये बेसिकली ग्रॉस इंस्टॉलमेंट ही है। अब ये ग्रॉस इंस्टॉलमेंट्स को हमने तोड़ना है, हमने ये देखना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर या हर पेमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट है और कितना मैं एसेट के लिए पे कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? बेसिक थीम ये है। अब मैंने 50,000 रुपए पे करे, मैंने आपको ये बताया, पहले तो कुल कितने पे करे मैंने, कुल कितने पे करे, तो यही आपकी ग्रॉस इंस्टॉलमेंट है। इसको तो आप झटके से ऐसे ही लिख सकते हो, जो भी आप पे कर रहे हो टोटल, वो तो ग्रॉस इंस्टॉलमेंट है। अब बेसिक मुद्दा ये है कि इसके अंदर कितना इंटरेस्ट है। क्या कोई इंटरेस्ट हो सकता है आपकी बार? कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। समझ में आया? इसका मतलब जो आपने 50,000 पे करे, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सारी पेमेंट आप किसके लिए कर रहे हैं? एसेट के लिए कर रहे हैं। कैश प्राइस पोर्शन का मतलब है जो कैश प्राइस के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो एसेट के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बात समझ में आ गई? एकदम से नहीं भी आएगी तो घबराने की बात थी। इसका मतलब पोजीशन ये थी कि मैंने एसेट के लिए इतना पे करना है, इंटरेस्ट इतना पे करना है, टोटल इतना पे करना है। अगर मैंने 50,000 पे कर दिए तो इसका मतलब मुझे अब एसेट के लिए 1,14,000 पे करने। इस एसेट को तुम अपने मन के अंदर अगर लोन मानते हुए चलोगे ना, तुम्हें चीजों को समझने में आसानी होगी। समझ में आया? तुमने एक तरीके से लोन की पहली किस्त पे कर दी, मन में ऐसे मान लो 36,000 का इंटरेस्ट तुमने और पे करना है, तो टोटल अब जो भी बच गया वो पे करना है। टोटल कितना है? 150। इसको छोड़े, इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं। अब समस्या ये है कि जो तुमने एसेट खरीदा है, उस एसेट के अगेंस्ट तो इतनी पेमेंट बची है, करेक्ट, लेकिन आप 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 50, 50, 50, 1.5 लाख। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मैं हर बारी जो 50,000, 50,000, 50,000 पे करूंगा, उस 50,000 के अंदर कुछ पेमेंट इसकी होगी और कुछ इसकी होगी, कुछ एसेट के लिए होगी, कुछ इंटरेस्ट के लिए होगी। ये मुझे अब पता करना है। बात समझ में आई? जो कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस कर लूंगा। बैलेंस करने के बाद पोजीशन क्या आ गई? 1,14,000 एसेट के बचे हैं, दैट्स ऑल, करेक्ट। अब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में आ जाऊंगा। फर्स्ट ईयर का एंड 31/3/2009 को खत्म हो जाएगा। जहां डेट गलत हो गई कोई बात नहीं, 31/3/2009 को खत्म होगा, फिर 10 को खत्म, सेकेंड ईयर होगा, और थर्ड ईयर जो है वो इस दिन खत्म होगा। ये रफ वर्क है, उसको छोड़ो। अब मेन पॉइंट यहां पर आ जाओ। मेरे को बताओ, जो दूसरी किस्त है या इंस्टॉलमेंट है, दूसरी तो नहीं कहना चाहिए, इंस्टॉलमेंट तो ये फर्स्ट ही है, ये तो डाउन पेमेंट है ना, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, कितने की दे रहे हो? 50,000 की। तो पहले तो इंस्टॉलमेंट के नीचे लिख दो ग्रॉस इंस्टॉलमेंट का मतलब कुल कितना आप पे कर रहे, करेक्ट। बताओ, अब मुझे पता करना है इसके अंदर कितना ब्याज है। वेट, आंसर सुनने से पहले रुक जा। पहले अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं इंटरेस्ट यहां कम लिखूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1,14,000 इंटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा 15%। तो 1,14,000 का 15%। वेट, करना तो वही है, लेकिन मुझे समझाना भी है। अब मैं कर तो दूंगा, बच्चे भी समझ जाएंगे, ठीक है, इसका हमें इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन इंटरेस्ट हम इसका क्यों निकाल रहे हैं, ये बात अब समझ में आनी चाहिए। टोटल लोन का अमाउंट इतना था, तुम मन में इसको लोन ले लो, तुमने इतना पे कर दिया। सेकेंड ईयर की, क्योंकि ये उसी वक्त पे कर दिया, तो सेकेंड ईयर की बिगनिंग में अभी उधार कितना बचा हुआ है? 1,14,000 बचा है।
अब तुम फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए, फर्स्ट ईयर की बिगनिंग से फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए, 1 साल का वक्त गुजर चुका है। बिकॉज 1 साल का वक्त गुजर चुका है तो इंटरेस्ट तो इसी पर कंप्यूट हो सकता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर टू यू? तो इंटरेस्ट जो होगा हमेशा साल के एंड में हम कंप्यूट करेंगे, लेकिन उस साल के बिगनिंग के बैलेंस पर करेंगे। लोन के जो बैलेंस बचा हुआ है, लोन का बैलेंस बिगनिंग में 1,14,000 बचा है। अब तुम साल के अंत में आ गए तो इंटरेस्ट जब कंप्यूट करेंगे तो 1,14,000 इंटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% है, कितना आ गया? तो 17,100 रुपए इंटरेस्ट आ गया। बताओ मुझे 50,000 में की तुमने पेमेंट करी है, कुल ये किस्त 50,000 की, उसमें से 17,100 अगर ब्याज के है तो बाकी पेमेंट किस चीज की हो रही है? प्रिंसिपल अमाउंट की हो रही है, यानी कि एसेट के लिए हो रही है। समझ में आ गया? तो 50,000 में से मैं 17,100 माइनस कर देता हूं तो बिल्कुल ठीक, तो 32,900 रुपीज ये पेमेंट आपने एसेट के लिए करी। वेट, अब मैं इसको तोड़ता क्यों हूं ये और क्लियर होगा, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा मैंने एसेट के लिए कितना पे करा है, तब तक मुझे एसेट का बचा हुआ बैलेंस पता नहीं लग सकता और मैं अगला इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं कर सकता। समझ में आया? लेकिन मैंने कहा इसी को तुम लोन के रूप में लेकर के चलोगे तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। मैं अगर इसको लोन मान लूं, लोन की मैंने उसी दिन पहली किस्त पे कर दी, इतना पैसा बचा हुआ है। अब मैंने लोन की जो किस्त पे करी है वो 50 नहीं पे करी है, वो 32,900 पे करी है। बात समझ में आई? बाकी तो मैंने इंटरेस्ट के लिए दिया ना। समझ में आया? जो मैंने लोन के लिए पे करा वो तो 32,900 है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसका मतलब हम एक तरह से ये लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, ये लोन का ब्याज अमाउंट है। तो मन में ऐसे मानते हुए करोगे तो मैंने कहा चीज समझने में आसानी हो जाएगी। हालांकि वो एक ही क्वेश्चन में करना पड़ेगा, बाद में थोड़ी करने की जरूरत है। अब तुम देखो जरा इसका कितना प्राइस बचा हुआ है, 1 लाख, तो 81,100 बच गया बैलेंस। अब हम आ गए 31, ये हमारी कौन सी इंस्टॉलमेंट थी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, इसका नाम भी लिखना चाहिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब हम आ गए 31/3/2010 को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पहले तो कितने की है? 50,000, वो तो तुम बेधड़क यहां पर लिख दो। समझ में आ गया? अब मुझे 50,000 के अंदर कितना इंटरेस्ट है ये देखना है। वेट, तो मैं क्या देखूंगा? पहले तो ये सेकेंड ईयर का एंड है, मैं देखूंगा सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में लोन का कितना बैलेंस है। बिगिनिंग में बैलेंस ये, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड का बैलेंस है तो सेकेंड ईयर की बिगिनिंग का बैलेंस है ना। तो इस पे इंटरेस्ट कंप्यूट करा जाएगा 81,100। 81,100 का 15% कंप्यूट करेंगे, 12,165। 50,000 का कुल अमाउंट आपने बैंक को दिया, बैंक ने आपको कहा भाई इतने तो आपका इंटरेस्ट आ गया, बाकी आपका लोन के अगेंस्ट पेमेंट आ गई। इसमें से इसको माइनस कर दो, 37,835। समझ में आया? जो तुमने लोन के लिए यानी कि एसेट के लिए पे करा है वो इसमें से माइनस कर दो। हाँ, कितना आ रहा है? 43,265। ये थर्ड ईयर की बिगिनिंग का बैलेंस है, क्योंकि सेकंड ईयर के एंड के बाद ये बैलेंस है। ठीक है, अब मैं थर्ड ईयर के एंड में, ये मेरी आखिरी किस्त है, 31/3/2011 को आ गया थर्ड। अब इस दिन में आ तो गया, लेकिन अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने।
पे तो मैं कर रहा हूं 50,000 करूंगा ही मैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तुम लिखना मत। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे इसका इंटरेस्ट कंप्यूट करके बताओ, इस इंस्टॉलमेंट के अंदर मैंने कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट करी, तो तुम 43,265 का 15% कंप्यूट करोगे, तो वो इतना आ गया 6,400। ये लिखना मत अभी, इतना इंटरेस्ट आ गया इसका 15%, यानी कि 50,000 के अंदर इतना इंटरेस्ट है। बाकी जो बच गया वो इसका मतलब कैश प्राइस पोर्शन है, यानी कि 43,510। अब समझना क्या है, ये चीज हम इसमें से माइनस करते हैं, लेकिन क्या है कि ये टैली नहीं हो पाएगा फाइनल ईयर में, और फाइनल ईयर में मैं चाहता हूं कि ये टैली हो जाए, क्योंकि इसके बाद कहानी खत्म होनी चाहिए। तो फाइनल ईयर में हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट कंप्यूट ही नहीं करते। फाइनल ईयर में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुने, हमें मालूम है कि हमने इसको क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के लिए मुझे यहां पर कुछ फिगर जो लिखनी पड़ेगी, वो इतनी ही फिगर लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आई? फाइनल ईयर में सबसे पहले मैंने ये काम करा, और मुझे मालूम है ये वो फिगर होती है जो हम यहां से उठाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूं कि फाइनल ईयर में 50,000 की जो मैंने पेमेंट करी, उसमें से कैश प्राइस पोर्शन यानी कि एसेट के लिए इतनी पेमेंट करी। समझ में आया? और इसको इसमें से हटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि कितना इंटरेस्ट है, यानी कि फाइनल ईयर में हम इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएट कर लेते हैं। इसको इनडायरेक्टली हम बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन फाइनल ईयर। तो 6735 आ रहा है, तो 6735 ये आपने एप्रोप्रिएट कर लिया इंटरेस्ट। समझ में आया? फाइनल ईयर के बाद अगर आप टैली वैली करना चाहते हो तो इंटरेस्ट का जो टोटल है, जाहिर है कि वो 36,000 के बराबर आएगा। इसका टोटल 2 लाख के बराबर आएगा, और इसका टोटल उतना ही आएगा जितनी आपकी कैश प्राइस थी। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, मैंने अभी और कुछ चीजें नहीं बताई हैं। अभी हम सिर्फ अपना जो एरिया ऑफ फोकस रख रहे हैं वो सिर्फ इस बात पे रख रहे हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। समझ में आया कि नहीं? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इस पर अपना फोकस रखा है। चलो एक क्वेश्चन मैं जल्दी से और करा रहा हूं इसी पर। हाँ, पहले आप इसको नोट कर लो। कौन से? ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पर अब क्वेश्चन अगर इस पर आएगा कि कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो यही बनाओगे, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बीकॉम वगैरह में आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये चीज मालूम होगी आगे के अकाउंटिंग के लिए। है? हाँ, वो अभी पता लगा अकाउंट। ये अब भाई ये जो पेमेंट है ये कैपिटल नेचर की पेमेंट है, ये रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है, यानी कि हर बार जो तुम पेमेंट कर रहे हो, ये जो तुमने पहली पेमेंट करी ये तो पूरी कैपिटल नेचर की पेमेंट है। अब ये जो पोर्शन है वो क्या बता रहा है कि ये एसेट के लिए पे कर रहे हैं। जो एसेट के लिए पे करेंगे वो कैपिटल नेचर की पेमेंट है, और जो हम इंटरेस्ट की पे करेंगे वो पेमेंट रेवेन्यू नेचर की।
कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने? 1.6। तो 1.6 में क्या कहता है? कहता है मिस डेकोरेटिव, नाम ही है, करेक्ट, बॉट ऑन 1 अप्रैल 2008 2 चाइनीज मेड सोफा सेट्स, कैश प्राइस बीइंग 1,12,000। पहले तो आराम से नोट करें कि कैश प्राइस कितनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1.6। ए बेसिक पॉइंट्स। हाँ, कैश प्राइस कितनी है? 1,12,000 इंटू ईच है, क्या है? कहता है उसने जो 2 चाइनीज मेड सोफा सेट खरीदे हैं, कैश प्राइस 1,12,000 है। ठीक है, कैश प्राइस 1,12,000। पेमेंट सिनेरियो क्या है? किस तरीके से पेमेंट होगी? पेमेंट का सीन क्या है? एक तो डाउन पेमेंट है। उसने लिखा कि जो डाउन पेमेंट है 30,000 रुपए की होगी और फिर 3 इंस्टॉलमेंट वो देगा 30,000 की हर साल के अंत में। डाउन पेमेंट 30,000 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 30,000 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 30,000 है एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 30,000 है। टोटल 1,20,000 की पेमेंट है। ये आपकी हायर परचेज प्राइस है। कोई डाउट तो नहीं? इन दोनों के दरमियान फासला जो होता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट कितना है? क्वेश्चन में कहता है कि इंटरेस्ट जो चार्ज करा जा रहा है 5% के हिसाब से करा जा रहा है, हालांकि 5% पर एनम है। पिछले क्वेश्चन में भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था, हमने उसका कुछ करा नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें उसका भी यूज़ बताऊंगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा वेंडर का होता है, और सॉरी हमेशा परचेजर का होता है, करेक्ट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो स्टेप नंबर ए के बाद स्टेप नंबर बी में स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। डिटेल्स, कैश प्राइस, ग्रॉस इंस्टॉलमेंट, कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं, इंटरेस्ट, कैश प्राइस पोर्शन। सबसे पहले तो हम कैश प्राइस लिख लेंगे। कैश प्राइस है 1,12,000 की। डाउन पेमेंट डेट दी है क्या कोई? 1 अप्रैल 2008 ही लिखा है। 1 अप्रैल 2008 को आपने डाउन पेमेंट पे करी, करेक्ट। अब डाउन पेमेंट जो है वो है आपकी 30,000 की। अब हमें मालूम है कि डाउन पेमेंट जो हमने करी है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये सारी पेमेंट कैश प्राइस पोर्शन के लिए बनती है, करेक्ट। कुल पेमेंट हमने 30,000 की जो करी है इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, सारी पेमेंट कैश प्राइस पोर्शन के लिए है। अब 1,12,000 में से 30,000 माइनस कर देते हैं
तो बच गए 82,000। इसका मतलब एसेट के लिए हमने 82,000 की पेमेंट और करनी है। हम फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए। 31/3/09 को हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाहर चली जाएगी। पहले तो इंस्टॉलमेंट मैंने कहाँ लिखा, देखो ग्रॉस इंस्टॉलमेंट के कॉलम में। इसका मतलब 30,000 की कुल पेमेंट है। इस 30,000 के अंदर कितना इंटरेस्ट छुपा है, तो 82,000 का 5% निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने 82,000 का 5% निकाल दिया, तो 30 में से इतनी तो इंटरेस्ट की पेमेंट है, बाकी जो बच गई 25,900 ये एसेट के लिए पेमेंट है। जो तुमने एसेट यानी कि कैश प्राइस के लिए पेमेंट है वो तुमने यहां से माइनस कर दिया। तो इस तरह से माइनस करने के बाद पोजीशन क्या आ गई? माइनस करने के बाद 56,100 कैश प्राइस के इतने अभी भी बचे हैं। अब आप आ गए 31/3/2010 को। इस दिन आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट देखी। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 30,000 रुपये की है। अब इसके अंदर कितना इंटरेस्ट है इसका 5% मैं कंप्यूट करूंगा, 2805। 30,000 में इतनी पेमेंट इंटरेस्ट की है, तो जो बच गया वो एसेट की पेमेंट है। गुड, 27,195। 27,195 जो एसेट के लिए पे करा वो यहां से माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद 28,905 आ गया। याद रखें कि ये तीसरे साल की बिगनिंग का बैलेंस है। अब आप तीसरे साल के अंत में आ गए। तीसरे साल के अंत में यानी कि 31/3/2011 को थर्ड इंस्टॉलमेंट। पहले तो तीसरे साल का ख्याल करना है, पहले तो आराम से ग्रॉस इंस्टॉलमेंट लिख लें। तीसरे साल में इंटरेस्ट हम कंप्यूट नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर पहले 28,905 लिख लूंगा, इस फिगर को मैं इधर लिखूंगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होता है। तो 1095 तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। इस तरीके से जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है वो तो कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर बी के बाद स्टेप नंबर सी में आ जाए। अब स्टेप नंबर सी में क्या करना होता है, लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अब हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। स्टेप नंबर सी, लेजर अकाउंट्स। लेजर्स भी हम जो बनाएंगे बुक्स ऑफ परचेजर में बनाएंगे। परचेजर अपनी बुक्स में दो अकाउंट बनाएगा। एक तो बनाएगा हायर वेंडर अकाउंट, जिससे उसने सामान खरीदा है यानी कि बेचने वाले का अकाउंट। इसलिए ये अकाउंट बनाया जा रहा है कि हमें पता लगे हमने इसको कितनी पेमेंट देनी है, हम उसको किस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं। डेट, डिटेल्स, अमाउंट। डेट, डिटेल्स, अमाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे एसेट अकाउंट। क्या खरीदा है आपने इस केस में? चलो एसेट ही लिख लो। अब चाइनीज सोफा सेट छोड़ो।
हम एक एसेट अकाउंट भी बनाते हैं। ये मैंने एसेट अकाउंट भी बनाया। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से सुने। फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में मैंने एसेट खरीदा। जब मैं एसेट खरीदूंगा, मैं कौन हूं? बायर हूं, परचेजर हूं, ठीक है। मैंने जब एसेट खरीदा तो मैं एक एंट्री लिखूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। एसेट आया और मैंने हायर वेंडर को पैसे देने हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन एसेट के लिए कितने पेमेंट देने हैं? ध्यान से मेरी बात को सुने। हायर परचेज प्राइस 1,20 की है, कैश प्राइस 1,12,000 की है, तो एसेट के लिए तो आप 1,12,000 ही देंगे ना, बाकी 8,000 तो इंटरेस्ट दे रहे हो, ये भूलना नहीं है। अब किताब मैंने कहा कह देती है कि ये एंट्री कैश प्राइस से होगी, तो कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कैश प्राइस सेलर के एंगल से है, लेकिन खरीदने वाले के लिए तो कॉस्ट प्राइस ही है, तो इसलिए हम कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 1,12,000 रुपए में हमने इस एसेट को खरीदा, तो ये एंट्री 1,12,000 से होगी। इज इट क्लियर टू यू? एंट्री तुम्हें करनी नहीं होती है, मैं वैसे ही समझा रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग जो कि है 1/4/2008, तुम यहां पर लिखोगे बाई एसेट अकाउंट, जो भी नाम है उस एसेट का। वैसे चाइनीज सोफा सेट्स है, अब वो काफी लंबा नाम है तो मैंने एसेट ही लिख दिया। 1,12,000, 1,12,000 में मैंने एसेट खरीदा, करेक्ट। और बिकॉज मैं एसेट अकाउंट भी बना रहा हूं, तो एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं आ जाऊंगा और 1/4/2008 को लिखूंगा टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट, और मैं लिखूंगा 1,12,000। बात समझ में आ गई? अब मैं इसी दिन और क्या करूंगा? बताओ, इस दिन तुम और क्या करोगे? इसी दिन तुमने और क्या करा? जब तुम आए इस दिन, तुमने क्या पे करा? उस दिन एसेट को लेकर के आए तो तुमने कुछ डाउन पेमेंट करी ना, तो डाउन पेमेंट की एंट्री तुम करोगे इसी दिन। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट जो भी लिखना है, वैसे बैंक लिखना, टू बैंक अकाउंट। कितनी डाउन पेमेंट है? 30,000 की। तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में आपने 2 एंट्री करी, तो इस एंट्री के मुताबिक हायर वेंडर को डेबिट मिल रहा है, तो इसकी डेबिट साइड पे हम आ गए और डेट हमने यही लिखी 1/4/2008, और आपने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, और डाउन पेमेंट आपने 30,000 की कर दी, करेक्ट। अब आप फर्स्ट ईयर के एंड में आ जाओगे। फर्स्ट ईयर के एंड में सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि इंटरेस्ट समय के साथ साथ कोई जब चार्ज होता है, समय के साथ साथ जब कोई चार्ज होता है, तो अकाउंट्स में हमेशा उसके लिए ड्यू एंट्री बनाते हैं, पहले ड्यू करते हैं। तुम्हें पता है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर तुम 11th-12th में क्यों लिखते थे? क्योंकि तुम्हें पता नहीं, क्योंकि वो समय के साथ साथ एक लायबिलिटी बन गई। इज इट क्लियर टू यू? कोई भी चीज जो समय के साथ साथ लायबिलिटी बनती है अकाउंट्स में, हमेशा पहले उसकी ड्यू एंट्री होती है। तो आप एक ड्यू एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है क्योंकि आप परचेजर हो, तो इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है। जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए आप हायर वेंडर को क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ईयर के एंड में, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, करेक्ट। फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना है? 4,100।
तो 4100 से ये एंट्री होगी। इस एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा तो हायर वेंडर को क्रेडिट मिलेगा 31/3/2009 को मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट और 4100। अब मैं क्या करूंगा, उसको पहली किस्त दूंगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में किस्त पे करनी है। जब किस्त पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान से समझें इस बात को। फर्स्ट ईयर के एंड में आपने क्या क्या पेमेंट करा, आप पेमेंट हमेशा इन दो चीजों की ही करेंगे। समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? इतना आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, इतना इसकी, यानी कि टोटल पेमेंट 30,000 की करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? 30,000 के अंदर 4,100 इंटरेस्ट है, वो एक अलग मैटर है। तो 30,000 रुपए की पेमेंट आपने कर दी। अब इस एंट्री को जब मैं पोस्ट करूंगा 31/3/2008 को, तो मैं यहां लिखूंगा टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूं, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं। 30,000। बात समझ में आ गई? अब फर्स्ट ईयर के एंड में मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैं एसेट का ओनर हूं, मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा। तो डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे, वैसे तो उसकी दो एंट्री होती है, चलो मैं दो ही करके बता देता हूं। एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी ये एसेट है। कितना है डेप्रिसिएशन का रेट? 20%। डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? एसेट की कॉस्ट पे लगता है। कॉस्ट कितनी थी? 1,12,000। भाई तुम्हारे लिए तो कॉस्ट 1,12,000 है ना, तो 1,12,000 का 20% है ना, तो 1,12,000 का 20% कितना हो गया? 22,400 आ गया। तो तुम यहां पर लिखोगे 31/3/2008 को बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है आपका 22,400। अब ये आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, ये भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अरे है या नहीं? बोलते रहो ना, ऐसा लग रहा है नहीं तो कोई सोने जा रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, तो आप अपने केवल कैपिटल नेचर के खर्चे या रेवेन्यू नेचर के खर्चे पीएनएल में डेबिट करोगे, तो रेवेन्यू नेचर के खर्चे हम पीएनएल में डेबिट, इसलिए हमें यह करना पड़ रहा है। बात समझ में आई कि कितनी कैपिटल नेचर की पेमेंट है और कितनी वो है, कि हम क्यों कर रहे हैं। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट है 4,100 और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन है 22,400, तो कितना आ गया? 26,500। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? लगी नहीं रहा, इंटेंसिटी नहीं है। लेकिन अब यहां देखें, ना ये अकाउंट, ना ये अकाउंट, ना ये अकाउंट, ये तीनों अकाउंट हम नहीं बना रहे। कोई बना रहे? नहीं बना रहे, तो ये कहीं पोस्ट नहीं होंगे। करेक्ट? इसका मतलब अब पहले साल का काम पूरा हो गया। अब जब पहले साल का काम पूरा हो गया तो आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस करो, या आप सीधा यहां से देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, क्योंकि फर्स्ट ईयर का काम हो चुका है। फर्स्ट ईयर के बाद ये बैलेंस है, आप सीधा इसको लिख सकते हो। वैसे आप चेक करोगे वो उतना ही आएगा, 56,100। इज इट क्लियर टू यू? इसका बैलेंस आपको करना पड़ेगा। इसका कितना आ रहा है? 1,12,000 माइनस 22,000, 89,600। इस तरह पहले साल का काम आपका खत्म हो गया। करेक्ट? अब मैं क्या करूंगा, 1/4 अगले दिन 1/4/2009 को, ये सेकेंड ईयर की बिगनिंग है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 56,100। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ओहो, एक सेकंड बेटे, कुछ बच्चों को तो नजर ही नहीं आ रहा होगा।
हाँ, अब मुझे ये बताओ कि सेकेंड ईयर के बाद ये पोजीशन है, फर्स्ट ईयर में आपने ये एंट्री पास कर दी, अब ये एंट्री आपने पास कर दी है, तो अब सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? सेकेंड ईयर में देखो यहां पर, ये तो फर्स्ट ईयर था, बताओ जरा सेकेंड ईयर में बिगनिंग में क्या कोई एंट्री होगी? बिगनिंग में कोई एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि दोबारा से थोड़ी हम एसेट खरीदेंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दोबारा से हमने कोई एसेट नहीं खरीदा है, दोबारा से कोई डाउन पेमेंट नहीं होगी, इसका मतलब ये एंट्री होगी। लेकिन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 2805, तो ये जो एंट्री होगी 2805 से होगी। फिर पेमेंट जो आपकी होगी वो 30,000 से ही होगी। डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे एसेट पे तो 89,600 का 20% आपको चार्ज करना पड़ेगा 17,920। और इंटरेस्ट 2805 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आप फिर डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन 17,920। तो कुल खर्चा आपका सेकेंड ईयर का जो हो गया दैट इज इक्वल टू दिस मच, 20,725। यानी कि सेकेंड ईयर की बिगनिंग में ये कुछ नहीं होगा और ये सारी एंट्री रिपीट हो जाएंगी, सिंपल। तो इसका मतलब अब मैं डायरेक्टली ईयर के एंड में आ जाऊंगा और 31/3/2010 को लिखूंगा पहले तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू जो है 2805 का है, जो कि तुमने अपने टेबल से देख लिया। उसके बाद सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट इतना है, उसके बाद आपने पेमेंट कर दी 31/3 सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने पे करी, तो उसकी अब आप एंट्री दिखाएंगे। ये एक्चुअली ना 9 होना चाहिए था, तो 31/3/2010 को आप लिखेंगे टू बैंक। ये आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करी है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30,000 की है, तो इसका मतलब 30,000 की जो ग्रॉस इंस्टॉलमेंट आपने पे करी उसके अंदर इतना इंटरेस्ट का खर्चा, इतना इसका खर्चा आपने पे कर दिया। फिर डेप्रिसिएशन, पहले तो इसको भी ब्रॉड डाउन कर दें, 1/4/2009 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये 9 था, 89,600। अब इस साल आपने डेप्रिसिएशन दिया, डेप्रिसिएशन आपका जो निकला 17,920, करेक्ट। उसके बाद फिर आप ये एंट्री पास कर देंगे। अब सेकेंड ईयर का काम हो गया खत्म। सेकेंड ईयर के बाद कितना बैलेंस है अगर आपको ये देखना है तो आप नॉर्मल बैलेंस कर लो या यहीं से देख लो। सेकेंड ईयर के बाद बैलेंस 28,905 का है। अब हम फाइनल ईयर पे आ जाते हैं। फाइनल ईयर में 1/4/2010 को बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 28,905, इसको भी बैलेंस कर ले। इसमें जो बैलेंस है वो कितना बच रहा है? 89,600 माइनस 17,920, 71,680। अब हम फाइनल ईयर में आ गए, थर्ड ईयर। अब फाइनल ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री होगी। इंटरेस्ट आप कंप्यूट कर ही चुके हो 1095। इंटरेस्ट ड्यू के बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, फिर आप अपने एसेट पे डेप्रिसिएशन दोगे 71,680 का 20%, 14,336।
और इस साल आपने जितना भी इंटरेस्ट पे करा 1095 एंड 14,336, इन दोनों को मिला करके आप सेट ऑफ कर दोगे 15,431। तो इस तरीके से एंट्री करी जाती है। हालांकि एंट्री आपको करनी नहीं होती है, लेकिन उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं ईयर के एंड में आ गया, 31/3/2011। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री मैंने करी 1095। उसके बाद फिर हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। तो 31/3/2011 टू बैंक, ये आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट है और ये 30,000 टोटल आ जाएगा। इस तरह से ये अकाउंट की कहानी खत्म। इसी तरह से 1/4/2010 बैलेंस ब्रॉट डाउन 71,680। 31/3/2011 को आपने डेप्रिसिएशन लगाया 14,336 का। बस इसमें सिर्फ नॉर्मल बैलेंस ही आएगा, उसका कुछ करना नहीं है। 71,680 इस अकाउंट को बना करके परचेजर को बस ये पता लग रहा है कि जब ओनरशिप उसके पास पहुंच रही है, जब ओनरशिप पहुंच रही है तो इस एसेट की वर्थ या वैल्यू जो है, बुक वैल्यू इतने की है। इस अकाउंट को बनाने का बेसिक पर्पस ये जानना है कि ओनरशिप के दिन इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी। समझ में आया? ठीक है, इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है।